हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है इको प्रेप। इस वीडियो सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स के वे सभी क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपीएससी ने इसके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, चाहे वो सीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम हो। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हम असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम 2020 में जो कि क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के, उनको कवर करेंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे इकोनॉमिक्स के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एमएसएमई। एमएसएमई से आप क्या समझते हैं, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। Which one of the following educational development indicator is currently used by UNDP to construct Human Development Index? Option A, level of literacy, gross enrollment ratio, mean years of schooling and dropout rate। तो इसका राइट आंसर है mean years of schooling। इस टॉपिक को हमने पार्ट 1 में अच्छे से कवर किया है, तो अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में, और उनको जो स्टेटस दी जाती है मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना, उसके बारे में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज मिनी रत्नास? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को भी हमने पार्ट 1 में कवर किया, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये लिस्ट है महारत्ना कंपनीज़ की, जिसमें कि 10 कंपनीज हैं आज के टाइम पे। 2019 के बाद इसमें ये 10 कंपनियां हो गई हैं जिनको मिनी महारत्ना का स्टेटस मिला है, और 14 कंपनियां हैं जो कि नवरत्ना की लिस्ट में हैं, और मिनी रत्ना की लिस्ट में 74 कंपनीज हैं। तो आपको मिनी रत्ना की सभी कंपनीज का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप महारत्ना और नवरत्ना की कंपनीज को याद करिए, तो ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली एलिमिनेट कर पाएँ ऑप्शंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसको इनविजिबल हैंड कहा है? गवर्नमेंट, मार्केट या फिर प्राइस मैकेनिज्म, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो राइट आंसर था मार्केट या फिर प्राइस मैकेनिज्म। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इनको बोला जाता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, तो वो है एडम स्मिथ। द इनविजिबल हैंड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ इन द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। उन्होंने द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, जो कि उन्होंने 1759 में दी थी। उनकी एक इम्पोर्टेंट बुक भी है द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में जो पब्लिश करी थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहल स्कीम के बारे में। पहल एन इनिशिएटिव टू ट्रांसफर द सब्सिडी टू डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज इज रिलेटेड टू। मतलब पहल स्कीम के बारे में पूछा है कि पहल स्कीम जिसके तहत बेनिफिशरीज को अमाउंट उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाती है, वो किससे रिलेटेड है? एलपीजी कंज्यूमर्स, इंटरनेट कंज्यूमर्स, फार्मर्स फॉर फर्टिलाइजर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर है एलपीजी कंज्यूमर्स। देखिए, यह है पहल स्कीम। इसकी फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। मतलब पहल स्कीम के तहत क्या होता है कि एलपीजी सिलेंडर्स जो इसके बेनिफिशरीज होते हैं, लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पहले तो जब वो खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस पर दे दिया जाता है, लेकिन बाद में सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है, ताकि बीच में जो मिसयूज़ ऑफ फंड्स है वो ना हो, और बोगस ट्रांसफ़र ना हो रुपयों का, जो लाभार्थी नहीं है उनको। तो इसलिए ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी। तो अंडर पहल एलपीजी सिलेंडर्स आर सोल्ड एट मार्केट प्राइस एंड एंटाइटल्ड कंज्यूमर्स गेट द सब्सिडी डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उनको सब्सिडी मिल जाएगी। और इस स्कीम से सरकार को ₹59
599 करोड़ रुपीस का फ़ायदा हुआ था मार्च 2019 तक। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम, एक सक्सेसफुल स्कीम रही है गवर्नमेंट की। और आधार कार्ड को भी बैंक से लिंक किया गया है इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था CACP के बारे में। फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स फॉर व्हीट एंड राइस by the Commission for Agriculture Cost and Prices is an example of। जो व्हीट और राइस का मार्केट प्राइस तय किया जाता है CACP की रिकमेंडेशन पे, वो इसमें से किसका एग्जाम्पल है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, मार्केट प्राइस, कंट्रोल प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस? तो राइट आंसर है स्पॉट प्राइस। और स्पॉट प्राइस है वही MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम स्पॉट प्राइस। ये वही वाला स्पॉट प्राइस है जिसमें स्पॉट प्राइस में क्या होता है, CACP जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो रिकमेंड करता है कि किन किन फसलों पे MSP दिया जाना चाहिए। किसको रिकमेंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं की सिफारिश पे MSP तय करती है फसलों के लिए। तो क्यों देती है MSP सरकार, क्यों देती है? तो उसका मेन रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि फसल, किसी साल अगर फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी एक तो ये किसानों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि उनकी फसल अच्छी हुई। लेकिन उल्टा क्या होता है कि मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाते हैं, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव पड़ने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मर्स की इनकम पे पड़ता है। तो इसीलिए सरकार क्या करती है कि वो एक प्राइस सेट कर देती है कि, और ये प्राइस फसलों की कटाई से पहले ही तय कर दिया जाता है और किसानों को आश्वासन दिया जाता है कि गवर्नमेंट उनके फसल को इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेगी। लेकिन एक बात ये याद रखनी है कि MSP देना भारत सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है। और यही रीज़न है कि जो अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनकी दो डिमांड है। एक तो एक तो वो जो फार्मर्स लॉ 2020 आया है उसको रिपील करना, और दूसरा जो MSP है उनको लीगल बनाना, कि सरकार पर मैंडेटरी करना कि उनको सरकार को MSP देना ही पड़ेगा। तो ये दो मांगे किसान कर रहे हैं। मिनिमम स्पॉट प्राइस इज अ फिक्स्ड प्राइस पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फार्मर्स व्हेनेवर दे प्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलर क्रॉप। इट इज फिक्स्ड prior to sowing season to encourage higher investment and production of agricultural commodities, cannot be altered at any given situation। और ये सेट किया जाता है सेंट्रल के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन से? CACP की रिकमेंडेशन से। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्यों दिया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस बहुत ही अनस्टेबल हैं और किसानों को एक आश्वासन देने के लिए सरकार कि वो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसलों को खरीद लेगी, इसलिए MSP दिया जाता है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। देन ये लीगल MSP वही है जो कि अगर सरकार पर मैंडेटरी कर दे उसको देना तो वो लीगल MSP हो जाएगा। देन है कैलकुलेटिंग MSP। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब जब भी CACP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है MSP को देना, तो ये इन फैक्टर्स को ध्यान रख के किसी फसल को ऐड करती है MSP कि इस फसल को MSP के तहत लाना चाहिए या नहीं। और आज के टाइम पे 23 कमोडिटीज़ कवर की गई है MSP स्कीम के तहत, जिनके एग्जांपल्स हैं पैडी, व्हीट, कॉटन, जूट, सुगरकेन, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्केट्स के बारे में। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स मार्केट इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर मार्केट है वो किसका एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से ये मार्केट के टाइप हैं जो कि इकोनॉमिक्स में इन सभी मार्केट के टाइप्स को हम एक अलग से एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से इसको डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि CAPF के एग्ज़ाम में इस मार्केट के टाइप से क्वेश्चन आता रहता है। देखिए इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपोली। अब देखते हैं UPSC इनमें से कौन सा आंसर सही मानता है। और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मोनोपोली इसका आंसर होगा और ना ही परफेक्ट कंपटीशन। ये चारों मार्केट के टाइप क्या होते हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप उनको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। देन ये डिफरेंस दिया गया है सभी मार्केट के टाइप्स में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या है और मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन to the gross tax revenue of government of India in 2019 to 20 budget। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। तो इसका राइट आंसर है कॉरपोरेशन टैक्स। 2019 के बजट के माध्यम से द यूनियन जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें कि सरकार को 7.66 लाख करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन इससे हुई है। और दूसरे नंबर पे है जीएसटी, पहले नंबर पे है कॉरपोरेशन टैक्स और दूसरा स्थान है जीएसटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड as part of the first phase of Green Revolution 1966 to 72, जिसमें HYB सीड्स को यूज़ किया गया था, जो कि एक मेन रीज़न था हरित क्रांति की को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका आंसर है पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। In the year 1965, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1965 में ये लॉन्च की गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसे लॉन्च किया था एम एस स्वामीनाथन ने, जिन्हें द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। इसमें भारी सफलता मिली थी, जिसमें गेहूं की फसल का बहुत बड़े कई गुना ज़्यादा उत्पादन हुआ था। एंड चार्ज द कंट्रीज स्टेटस फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर नेशंस। कई सोर्सेज में इसको 1966 टू 74 दिया गया है, कई में 67 टू 78 दिया गया है। तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद इन इंडिया लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। और वेस्टर्न यूपी के पार्ट है, उनमें इसकी सक्सेस देखने को मिलती है। मेजर माइलस्टोन इन दिस अंडरटेकिंग वर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स ऑफ व्हीट एंड रस्ट रेजिडेंट स्ट्रेन ऑफ व्हीट। रस्ट रेजिडेंट मतलब जो कि रस्ट एक बीमारी का नाम है जो कि गेहूं की फसल में होती है। तो ऐसी फसल उगाई गई थी उसमें जिसमें रस्ट रेजिडेंट थे। अब जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है उसमें ही इसको क्यों लॉन्च किया गया था, उसमें ही क्यों सफल हुई थी हरित क्रांति, तो उसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ के फार्मर्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी उनमें, और खेतों का साइज जो था वो बड़ा था, एंड विलिंग टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, और यहाँ के लोग नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में इच्छुक थे। तो इसीलिए यही एक मेन रीज़न था जो उनकी हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के पार्ट में ये हरित क्रांति सफल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। फूड इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करने के लिए निम्नलिखित में से किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। व्हीट, पैडी, टोबैको और शुगर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये फूड इन्फ्लेशन क्या है, देखिए हमारे देश में इन्फ्लेशन को 2 तरीके से मेजर किया जाता है, 2 चीज़ों के माध्यम से। एक तो CPI होता है और एक WPI होता है। तो इसमें देखिए टोबैको को हम वैसे भी इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। टोबैको फूड का पार्ट नहीं है, तो टोबैको इसमें एलिमिनेट हो जाएगा और बच जाएगा व्हीट, पैडी एंड शुगर। तो 1, 2 एंड 4, और तो इसका राइट आंसर है डी। तो देखिए ये RBI की वेबसाइट से ये डाटा मैंने लिया है, और इसमें देखिए CPI फूड एंड बेवरेजेस हैं वो CPI का ही। द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स अकाउंट्स फॉर 39.60% ऑफ द टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 39.06 % इसका हिस्सा होता है। और ये बाकी के ये सभी आइटम्स दिए गए हैं, पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, प्रिपेयर्ड मील्स, स्नैक्स, स्वीट्स, मीट एंड फिश, मिल्क, एग, सीरियल्स। देखिए अनाज इसमें है, व्हीट और राइस इसमें आ जाएंगे, और यहाँ पे शुगर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट इन रिसेंट ईयर्स टू द डिटरेशन ऑफ एसेट क्वालिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स by way of non-performing assets? Agriculture and allied sector, industrial sector, infrastructure sector, information technology sector। तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।